सभी को नमस्कार। जीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे विज्ञान विषय कक्षा 10 के पहले लेसन की। अब देखो, पहले लेसन में एक वीडियो तो अपना कंप्लीट हो चुका है, जिसमें अपन ने देखो क्या क्या बात की थी। फर्स्ट लेसन के फर्स्ट वीडियो में अपन ने सबसे पहले देखा था संतुलित आहार, फिर अपन ने देखा था असंतुलित आहार। लगभग दोनों एक से ही हैं, थोड़ा सा अंतर है दोनों की परिभाषा में। यदि हम कोई ऐसा भोजन करते हैं जिसमें लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हैं तो उसे तो कहते हैं संतुलित आहार। यदि हम ऐसा भोजन करते हैं जिसमें पोषक तत्व की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं, असंतुलित आहार। और लंबे समय तक यदि भोजन में पोषक तत्वों की कमी होगी तो हम किसका शिकार हो जाते हैं, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। फिर अपन ने विटामिन से संबंधित कुपोषण की चर्चा की थी और प्रोटीन से संबंधित कुपोषण की चर्चा की थी। प्रोटीन वाले कुपोषण में अपन ने दो रोग भी देखे थे, मेरास्मस और क्वाशियोर-कोर। इन दोनों रोगों की चर्चा हो चुकी थी। अब आगे का आज अपन सेकंड वीडियो में प्रारंभ करते हैं इसके आगे का अध्याय। देखो, सबसे पहले अब इसके बाद में अपने लेसन में दे रखा है किसके बारे में, जल के बारे में। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। अब ध्यान से सुनना आप लोग, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था और गैसीय अवस्था। ठोस, तरल कह दो चाहे द्रव्य कह दो, और गैस। ये पदार्थ की कितनी अवस्था हो गई, 3 अवस्था। अगर जल देखें, अपन जल के बारे में देखें तो जल कौन सी अवस्था में रहता है। जल जो पानी अपन पीने के काम में लेते हैं सामान्य, तो वो कौन सी अवस्था में रहता है, तरल अवस्था में रहता है। समझ गए बात। उसी पानी को यदि हम फ्रिज में रख दें, फ्रिज के भी फ्रीजर वाले भाग में रखते हैं, तो पानी बर्फ के रूप में जमा हो जाता है। इसका मतलब वो पानी किस रूप में आ गया, ठोस रूप में आ गया। समझ गए बात। अगर उसी पानी को अपन उबालते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद जब पानी उबलने लगता है तो जल वाष्प के रूप में ऊपर उठने लगता है। मतलब पानी कौन सी अवस्था में आ गया, गैस की अवस्था में आ गया। तो इसमें आपसे सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तो वह कौन सा पदार्थ होगा, जल। चलो एक क्वेश्चन के साथ अपन शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो ऐसा पदार्थ कौन सा हो जाएगा, जल। कारण पता चली गया। जो हम पानी पीते हैं वो तो तरल अवस्था में रहता है। अगर उसी पानी की बर्फ जमा देंगे तो वो ठोस अवस्था में आ जाएगा, और यदि उसी पानी को गर्म करेंगे तो जल वाष्प के रूप में उड़ने लगेगा, तो वो कौन सी अवस्था में आ जाएगा, गैसीय अवस्था में आ जाएगा। अब इसमें देखो, अपनी पुस्तक में 2 चीजें बता रखी हैं जल के बारे में। पहला तो है पीने योग्य जल में कौन कौन से गुण होने चाहिए। पीने योग्य जल में कौन कौन से गुण होने चाहिए। अगर आपसे एग्जाम में ये वाला प्रश्न पूछा जाता है कि भाई हम जो पानी पीते हैं उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, तो देखना, सबसे पहले तो हमें पीने से पहले पानी में ये देख लेना चाहिए कि पानी में कोई कण या कोई वनस्पति के तत्व तो मौजूद नहीं है। एक बार समझा दूंगा, पहला पॉइंट लिखता हूं मैं। पानी में आंखों से दिखने वाले कोई कण या वनस्पति नहीं होने चाहिए।
समझ गए बात। दूसरा अपन देखते हैं, पानी में कोई सूक्ष्म जीव ना हो। अब इन दोनों का मतलब समझना। जब भी अपन पानी पीते हैं, ये तो अपने को ध्यान रखना पड़ता है ना कि भाई अपने को प्रदूषित जल का सेवन नहीं करना चाहिए, हमें केवल साफ पानी ही पीना चाहिए, क्योंकि प्रदूषित जल का अपन सेवन करते हैं तो उससे अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो जब भी पानी पिए, नॉर्मल सी बात है, अपने को ये देखना चाहिए कि हमें पानी में कोई कण या कोई वनस्पति के कोई पत्ते वगैरह वो तो नहीं है, क्योंकि वो पत्ते जब जैसे कोई पेड़ के पत्ते पानी में गिरते हैं तो उसकी वजह से वो पत्ते तो सड़ जाते हैं और उससे पानी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो पीते वक्त अपने को एक तो ये ध्यान रख लेना चाहिए। दूसरा, पानी में कोई सूक्ष्म जीव ना हो। हालांकि पानी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अपने को दिखाई नहीं देते, जैसे बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, प्रोटोजोआ हुआ। लंबे समय तक यदि पानी एक जगह इकट्ठा होता है, इकट्ठा पानी रहने की वजह से वह पानी प्रदूषित हो जाता है और उस पानी में छोटे छोटे जीव विकसित हो जाते हैं। बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, प्रोटोजोआ होता है। तो पानी में जब ये सूक्ष्म जीव विकसित हो जाते हैं, उसके बाद यदि हम उस पानी को पीते हैं तो हमारे अनेक प्रकार की बीमारियां होने की संभावना हो जाती है। समझ गए बात। तो पानी में कोई सूक्ष्म जीव ना हो। तीसरा अपने को ध्यान रखना पड़ता है क्या, पानी का पीएच मान संतुलित हो। अब इसका मतलब समझना आप लोग, पानी का जो सामान्यतः पीएच मान होता है, पानी का पीएच मान होता है लगभग 6.5 से अपन मान सकते हैं कितना, 7.5 तक। ये पानी का औसत पीएच मान होता है। यदि पानी का पीएच मान 6.5 से कम हुआ, इसका मतलब पानी कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, मतलब एसिड युक्त पानी हो जाता है, जिससे हमें अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। यदि पानी का मान सामान्यतः 7.5, पानी का पीएच मान 7.5 से ज़्यादा हो जाता है तो पानी कैसा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। और ऐसी अवस्था में पानी के अंदर जो भी पोषक तत्व मौजूद होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। समझ गए बात। तो पानी का पीएच मान संतुलित होना चाहिए। आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना अपने को लिखने की आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः पानी का पीएच मान कितना होना चाहिए, 6.5 से 7.5, क्योंकि इससे कम होगा तो पानी अम्लीय हो जाएगा और इससे ज़्यादा होगा तो पानी कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। इसके अलावा पीने वाले पानी में किस बात का ध्यान रखना चाहिए, पानी में पर्याप्त मात्रा में, पानी में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हो। पानी का देखो रासायनिक सूत्र तो आपको पता ही होगा, H2, मतलब हाइड्रोजन के अणु भी होते हैं तो ऑक्सीजन के अणु भी होते हैं पानी में। अब पानी में किसकी मात्रा होनी चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए। ये 4 पॉइंटों के रूप में अगर अपने को आंसर देना है, अगर अपने ये क्वेश्चन बनता है कि पीने योग्य जल में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ध्यान रखना इसका आंसर अपने को पॉइंटों के रूप में ही लिखना है। समझ गए बात। अब इसके बाद में अगले प्रश्न की अपन चर्चा करेंगे, वो भी जल से संबंधित ही होगा। जल के बारे में कौन कौन से प्रश्न आपसे बन सकते हैं, 2 प्रश्नों की तो अपन ने चर्चा कर ली है। एक लास्ट प्रश्न और देखेंगे अपन कि यदि हम प्रदूषित पानी का इस्तेमाल करते हैं, दूषित जल का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो अगला प्रश्न लेते हैं अपन इसमें, दूषित जल से होने वाली हानियां। ये भी अपन क्वेश्चन के रूप में ही करते हैं। दूषित जल से होने वाली हानियां। अब देखो इसमें, हालांकि अपन इसको पॉइंटों के रूप में ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे, एक पैराग्राफ के रूप में ही होगा इसका आंसर। अब सुनना पहले, यदि पानी लंबे समय तक इकट्ठा रहता है तो उसमें अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव विकसित हो जाते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु,
प्रोटोजोआ, ये छोटे छोटे जीव आते हैं जो अपने को दिखाई नहीं देते हैं। अगर अपन देखना चाहें ना कि पानी में सूक्ष्म जीव अपने को दिखाई देंगे या नहीं देंगे, तो इतने छोटे जीव आते हैं कि अपन आंखों से इनको नहीं देख सकते। बैक्टीरिया कह दो, वायरस कह दो, प्रोटोजोआ कह दो, एक ही बात है, आप बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ भी लिख सकते हो। अब पानी लंबे समय तक एक जगह इकट्ठा रहा, इकट्ठा होने की वजह से ये सूक्ष्म जीव पानी में विकसित हो गए। उसके बाद यदि हम इस दूषित पानी को पीते हैं तो जो सबसे भयंकर रोग हमें होने की संभावना होती है वो कौन सा रोग है? हैजा। अगर दूषित पानी को अपन पीते हैं तो इससे अपने को कौन सा रोग हो सकता है? हैजा रोग हो सकता है। और इस रोग में लंबे समय तक वोमिटिंग और दस्त होने की संभावना रहती है, मतलब उल्टी दस्त होते रहते हैं और लास्ट में आके रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो एक तो ये बीमारी हो जाती है। इसके अलावा देखो, टाइफाइड हुआ, हेपेटाइटिस हुआ, इसके अलावा पीलिया हुआ, फ्लू हुआ, ये अनेक प्रकार के रोग किसकी वजह से होते हैं? दूषित जल की वजह से होते हैं। अपने देखो राजस्थान में भी एक रोग काफ़ी फैलाता है और उस रोग की भी अपन इसी प्रश्न के आंसर में चर्चा करेंगे। और उस रोग का नाम था बाला रोग। ये मान लेना है, बाला बहुत खतरनाक रोग था, ये एक तरह से शैतान का साला था। सुन रखा है ना बाला वाला? इस बाला रोग को ही कहते हैं कौन सा रोग? नारू रोग। अब इस रोग में क्या होता है कि ये अपने जो दक्षिणी राजस्थान में जो आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र में ये रोग बहुत ज़्यादा फैलाता है। 2000 से पहले फैलाता, हालांकि 2000 के बाद में, सन 2000 के बाद में इस रोग का कोई रोगी अपने सामने नहीं आया। इसमें क्या होता था, लंबे समय तक पानी एक जगह इकट्ठा रह गया, उस वजह से उस पानी में जीवाणु विकसित हो गया। क्या विकसित हो गया? जीवाणु विकसित हो गया। उस जीवाणु की वजह से, दागेनुमा एक जीवाणु था, जीवाणु का नाम भी मैं आपको लिखवा दूंगा। वो दागेनुमा जो जीवाणु होता था ना, वो हमारे शरीर में जाता था और शरीर में जगह जगह घाव उत्पन्न कर देता था। अब यदि वो घाव, जैसे ऊपरी त्वचा पर घाव होता था, तो घाव जब फूटता था तो वह जीवाणु बाहर निकल जाता था, तब तो रोगी के मरने की संभावना नहीं रहती थी। और अगर घाव त्वचा वाले हिस्से में ना होकर शरीर के अंदर कहीं घाव रह गया तो लास्ट में आके रोगी की क्या होती थी? मृत्यु होती थी। तो देख लो, ये इतने सारे रोग जिनमें लास्ट में आके रोगी की मृत्यु तक होने की संभावना रहती है, ये सारे रोग किसकी वजह से हो रहे हैं? दूषित जल की वजह से हो रहे हैं। इसलिए हमेशा अपने को साफ जल का ही क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए। चलो इसका आंसर लिख देता हूँ बोर्ड पे। जब पानी लंबे समय तक एक जगह इकट्ठा रहता है तो उसमें अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ आदि विकसित हो जाते हैं। विकसित हो जाते हैं। अगर ये जीवाणु या सूक्ष्म जीव विकसित हो गए पानी में, इसका मतलब पानी कैसा हो गया? प्रदूषित हो गया या दूषित हो गया। इससे जल दूषित हो जाता है और फिर यदि इस पानी को पीने के काम में लेते हैं तो हैजा जैसी
गंभीर बीमारी हो जाती है। अब मेन तो देखो हैजा तो है, ये ज्यादा गंभीर बीमारी है, इसकी वजह से हैजा को अलग लिखा है। इसके अलावा अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं, उसका नाम अपन आगे लिख देते हैं। इसके अलावा जैसे अपन बात करें तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? हेपेटाइटिस, फ्लू, पीलिया आदि बीमारियां भी दूषित जल के सेवन से होती हैं। दूषित जल के सेवन से होती हैं। अब राजस्थान में जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें जो रोग फैला था, राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में जो रोग फैला था बाला या नारू रोग, उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में 2002 से पहले, क्योंकि 2000 के लगभग तो आकर ये रोग पूरी तरह क्या हो गया था, खत्म हो चुका था। सरकार ने काफी प्रयास किए थे इसके लिए। आदिवासी क्षेत्रों में 2002 से पहले नारू या इसी को कह सकते हैं अपन कौन सा, बाला रोग भी दूषित जल के सेवन से बढ़ा था। यह रोग, अब देखो पानी में एक बैक्टीरिया आता है, यह रोग जल में ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस जीवाणु की वजह से होता था। अब ध्यान रखना, एक नंबर का आपसे अलग से ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि नारू रोग किस बैक्टीरिया या किस जीवाणु की वजह से फैलता है। समझ गए बात कि भाई नारू रोग जल में कौन सा बैक्टीरिया उपस्थित हो गया, उत्पन्न हो गया, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। समझ गए बात। और वही जो मैंने आपको बताया था ना कि एक धागे नुमा संरचना वाला बैक्टीरिया या जीवाणु आता है जो दूषित जल की वजह से मानव शरीर में प्रवेश करता है और मानव शरीर में अनेक प्रकार के घाव उत्पन्न कर देता है, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। ये दूषित जल से होने वाली क्या हो गई, हानियां हो गई। तो जल से संबंधित जो भी अपने प्रश्न बनते थे लगभग कंप्लीट। अब उसके बाद में अगला जो पुस्तक में दे रखा है वो आता है क्या, मोटापा। मोटापा की चर्चा करते हैं अपन। अब कई बार क्या होता है, हमारी जो अनियमित दिनचर्या होती है, अनियमित दिनचर्या का मतलब हम खूब खाना खा लेते हैं और उसके बाद में सो जाते हैं। इसका मतलब हमारे भोजन को पचाने का समय नहीं मिला। मतलब जब अपन खाना खाते ही सो जाते हैं और शारीरिक श्रम या शारीरिक मेहनत नहीं करते हैं, इसका मतलब भोजन का डाइजेशन सही तरीके से, भोजन का पाचन नहीं हो पाता। और विशेष तौर से वसा युक्त भोजन करते हैं अपन। वसा युक्त भोजन मतलब जिस भोजन में फैट की मात्रा हो। वसा युक्त भोजन में जैसे अपन घी, तेल, इनका सेवन ज़्यादा करते हैं। इनके सेवन करने की वजह से एक तो इनका सेवन ज़्यादा करते हैं और उसके बाद में मेहनत नहीं करते, मेहनत की नहीं और वसायुक्त भोजन का सेवन ज़्यादा कर लिया।
इसकी वजह से क्या बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है। मोटापा अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मोटापे की वजह से हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। मोटापे की वजह से ध्यान रखना, जो ज़्यादा मोटे आदमी होते हैं उनमें हार्ट अटैक की संभावना भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। कैसे, देखो जैसे ये हमारा हार्ट है, इस हार्ट में ये रक्त नलिका जा रही है। अब अगर ज़्यादा वसायुक्त भोजन लेंगे तो वो वसा का, तो देखो अगर वसा ज़्यादा ले रहे हैं, अपन घी तेल का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, तो उस घी तेल का पाचन हमारे शरीर में हो सके, इसके लिए अपने को क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और यदि अपन इनका तो सेवन कर रहे हैं, मेहनत कर नहीं रहे, इसका मतलब घी तेल इनका अपने शरीर में क्या नहीं होगा, पाचन नहीं होगा। पाचन नहीं होने की वजह से ये जो रक्त नलिकाएं होती हैं, जिन नलिकाओं में हमारा ब्लड बहता है, रक्त नलिकाएं होती हैं, उन रक्त नलिकाओं में वसाया फैट क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। अब ये फैट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ये वसा यहाँ जमा होती जाती है। इस वसा को बोलते हैं अपन क्या, कोलेस्ट्रॉल। अब ये कोलेस्ट्रॉल इन रक्त नलिकाओं में जमा होता गया, होता गया, होता गया, होता गया, और ये लो रक्त नलिका क्या हो गई, बंद हो गई। अब बताओ, इन रक्त नलिकाओं में जो ब्लड बह रहा था, वो ब्लड तो यहाँ आके रुक गया हार्ट तक, मतलब हृदय तक वो ब्लड थोड़ी पहुँच पाएगा। तो हृदय तक यदि वो ब्लड नहीं पहुँच पाएगा तो इस हृदय में क्या हो जाएगा, अटैक आ जाएगा, रोगी की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो मोटापे की वजह से बहुत गंभीर समस्याएं या बहुत गंभीर बीमारियां होती हैं। अब मोटापे से क्या नुकसान होता है, इससे संबंधित कोई प्रश्न बनने की संभावना है नहीं। इसमें एक अपने को छोटा सा प्रश्न बनता है, वो अपन लिख लेते हैं। क्वेश्चन के रूप में ही लिख रहा हूं वो। अगर आपसे पूछा जाए शरीर भार सूचकांक क्या होता है, तो आप आंसर लिख देना, मानव शरीर के भार व लंबाई के अनुपात को, लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, शरीर भार सूचकांक कहते हैं। मानव शरीर का मतलब हमारे अंदर जो वजन है, देखो शरीर का जो वेट है ना, वो लंबाई के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर किसी की लगभग 6 फीट के लगभग लंबाई है, उसमें लगभग 75, 76, 77, 78 किलो के लगभग वेट है, तो सामान्य वेट है, ना ज़्यादा कम है, ना बहुत ज़्यादा है, ना बहुत कम है। अब हाइट कम है तो वजन भी कम होना चाहिए। ये नहीं कि भाई 4 फुट की हाइट है और वजन 80 किलो लेकर बैठा है, इसका मतलब उसके शरीर में क्या है, फैट ज़्यादा है, वसा ज़्यादा उसके शरीर में, और वो मेहनत कम करता है। इसकी वजह से उसके क्या आ गया, मोटापा आ गया। तो बस मोटापा में ज़्यादा अपने को ध्यान नहीं रखना, थोड़ा सा ये जरूर क्या है कि ये दैनिक जीवन से संबंधित बातें हैं अपनी साइंस में, इसलिए मोटापे से होने वाले नुकसान के बारे में मैंने आपको बताया, और वो अपनी किताब में भी दे रखा है। लेकिन वहाँ से कोई प्रश्न न बन के, प्रश्न कहाँ से बनता है, शरीर भार सूचकांक क्या होता है, मतलब शरीर का जो वजन है और लंबाई है, उसके अनुपात को ही क्या कहते हैं, शरीर भार सूचकांक। अब इसके बाद में आता है क्या, रक्तचाप। रक्तचाप कह दो चाहे रक्त दाब कह दो, एक ही बात है। रक्त को तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ब्लड, और दाब को क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो रक्त दाब को इंग्लिश में कहते हैं ब्लड प्रेशर, मतलब बीपी का नाम तो सुना होगा आपने, सुना होगा कि इसकी हाई बीपी हो गई, बीपी बढ़ गई, इसकी बीपी लो हो गई। मतलब ये जो हाई बीपी और लो बीपी, मतलब बीपी बढ़ना और बीपी कम होना, ये क्या होता है, रक्त दाब का बढ़ना और रक्त दाब का कम होना।
तो अब अपन रक्तचाप भी कह सकते हैं, रक्तदाब भी कह सकते हैं, या ब्लड प्रेशर बीपी भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि रक्तदाब या रक्तचाप कहते किसे हैं। तो एक परिभाषा लिख देता हूं मैं इसकी, उसके बाद में समझाते हैं आपको। हमारे शरीर की रक्त वाहिनियों में जब रक्त बहता है तो वह का मतलब रक्त, तो वह रक्त क्या करता है, रक्त वाहिनियों की दीवारों पर जो दबाव डालता है उसे ही रक्तदाब कहते हैं। समझ गए बात। हमारे शरीर की रक्त वाहिनी मतलब रक्त नलिका। देखो होता है क्या है, ऐसी कुछ नलिकाएं आती हैं हमारे शरीर में, रक्त नलिका या रक्त वाहिनी। ये क्या है, रक्त वाहिनी। रक्त वाहिनियों में क्या बहता है, रक्त बहता है। अब ये जो रक्त वाहिनियों में जो रक्त बहता है, यह इन रक्त वाहिनियों की दीवारों पर क्या डालता है, प्रेशर डालता है, दबाव डालता है। और ये जो दबाव डालता है, इस दबाव को ही क्या कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं। समझ गए बात। हमारी शरीर की रक्त वाहिनियों में, ये रक्त वाहिनी हो गई, जब रक्त बहता है, इसका मतलब ये मत समझना ही कभी कभी रक्त बहता है, रक्त तो हमेशा बहता रहता है इनमें। तो रक्त बहता है तो वह रक्त वाहिनियों की दीवारों पर, ये क्या हो गई, रक्त वाहिनी की दीवारें, दीवारों पर जो दबाव डालता है उसे क्या कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं। अब आगे सुनना, इसमें रक्तदाब को कैसे क्या मापा जाता है और हमारे शरीर का रक्तदाब होता है कितना है। अब अपन थोड़ी सी इसमें बात करेंगे किसकी, हार्ट की, हृदय की। हालांकि अपने जो सेकंड लेसन होगा उसमें हार्ट का कंप्लीट टॉपिक है अपने, और हार्ट की बात अपन उसी टॉपिक में करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ समझना जरूरी है। जैसे मनुष्य का जो हृदय आता है, मनुष्य का जो हार्ट आता है, वो 4 चैम्बर्ड होता है, मतलब 4 चैम्बर होते हैं उसमें। ये जैसे अपन मान लेते हैं क्या है, मानव हृदय। कितने चैम्बर हैं, कितने कोष्ठ हैं, कोष्ठ कह दो चाहे चैम्बर कह दो, 1 2 3 4। समझ गए बात। ऊपर वाले जो 2 चैम्बर आते हैं, 2 कोष्ठ आते हैं, उनको तो आलिंद कहते हैं, और नीचे वाले दोनों कोष्ठों को क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। समझ गए बात। अब ये हार्ट आ गया, ये अपने को कॉमन सेंस की बात है, अपने को ये तो पता है कि जो धड़कन होती है, धड़कन कहाँ होती है, हार्ट में ही होती है, हृदय में धड़कन होती है। अब धड़कन के समय क्या होता है, कैसे ये धड़कन उत्पन्न होती है, जब हमारा हार्ट संकुचित होता है, संकुचित होता है। पहले थोड़ी सी और आप सुनो, इसमें होता क्या है, इस हार्ट में ब्लड जाता है, हार्ट में जो ब्लड गया ना, वो ब्लड होता है अशुद्ध रक्त। कौन सा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त गया है इधर आलिंद में, ये जो राइट साइड का आलिंद है इसमें अशुद्ध रक्त गया, आलिंद से आ गया ये निलय में, निलय से फिर ये अशुद्ध रक्त जाता है कहाँ, फेफड़ों में। फेफड़ों में रक्त शुद्ध होता है, ध्यान रखना, मानव शरीर का रक्त जो शुद्ध करने का कार्य करता है वो कौन करता है, हार्ट का, फेफड़े करते हैं। अब फेफड़ों में देखो, पहले तो अशुद्ध रक्त आया कहाँ, राइट साइड के आलिंद में, राइट साइड के आलिंद से गया राइट साइड के निलय में, राइट साइड के निलय से ये अशुद्ध रक्त चला गया कहाँ, फेफड़ों में। और रक्त को शुद्ध करने का, अब तक अपन अशुद्ध रक्त की चर्चा करे थे, अब इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध कौन करेगा, फेफड़े। अब फेफड़े शुद्ध करने के बाद अब जो रक्त बहेगा वह कैसा रक्त होगा, शुद्ध रक्त होगा। शुद्ध रक्त आता है किसमें,
इस लेफ्ट साइड के आलिंद में, और फिर लेफ्ट साइड के आलिंद से रक्त कहाँ आ गया, लेफ्ट साइड के नीले में। फिर यहाँ से एक महाधमनी निकलती है। अब देखो बताओ, ये तो शुद्ध रक्त आ रहा है ना, ये शुद्ध रक्त फिर इस महाधमनी की सहायता से शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है। समझे? कुछ नहीं भी समझे तो अपन इसको हार्ट वाले टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना, ये जो धमनी है, ये धमनी क्या कर रही है, इसमें शुद्ध रक्त जा रहा है। शुद्ध रक्त जा कहाँ से रहा है, हमारे हृदय से जा रहा है। हमारे हृदय से इन धमनियों के माध्यम से शुद्ध रक्त जा रहा है, और हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को शुद्ध रक्त की आवश्यकता होती है। तो शुद्ध रक्त कहाँ से गया, हृदय से गया। कहाँ गया, शरीर के विभिन्न अंगों में गया। किसके माध्यम से गया, धमनी के माध्यम से गया। इतना सा ध्यान रख लेना, पहले वाला चाहे ध्यान नहीं भी रहे तो आगे वाले दूसरे लेसन में अपन कंप्लीट इसका अध्ययन करेंगे। अभी सिर्फ क्या ध्यान रखोगे, शुद्ध रक्त हृदय से कहाँ पहुँचता है, शरीर के विभिन्न अंगों में पहुँचता है। किसके माध्यम से पहुँचता है, धमनी के माध्यम से पहुँचता है। समझ के बात? ये नलिकाएं आती हैं, दो प्रकार की नलिकाएं होती हैं। जो रक्त नलिकाएं या रक्त वाहिनियां होती हैं, दो प्रकार की होती है, एक सीरा और दूसरी धमनी। तो धमनी के माध्यम से शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच गया। अब जब ये हार्ट का जो नीचे वाला भाग है, इसमें संकुचन होता है ना, क्या होता है, संकुचन होता है, मतलब ये सिकुड़ता है। ये जब सिकुड़ता है उसे तो कहते हैं, मतलब संकुचन को तो क्या कहा अपन ने, सिस्टोल। हृदय के संकुचन को क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। एक बार संकुचित हो गया, सिकुड़ गया, अब ये सिकुड़ी अवस्था में तो रह नहीं सकता, फिर वापस फैलेगा। फैलेगा मतलब प्रसरण होगा इस हार्ट का वापस, प्रसरण को कहते हैं डायस्टोल। अब थोड़ा सा आप कॉमन सेंस के आधार पे दिमाग लगाना। जब इस हार्ट का संकुचन हुआ, इस हार्ट में से क्या जा रहा था, शुद्ध रक्त जा रहा था। किस में से होकर जा रहा था, धमनी में से होकर जा रहा था और शरीर के अंगों तक जा रहा था। जब इस हार्ट में संकुचन हुआ, तो संकुचन हुआ उस समय बताओ ये सिकुड़ा, तो इसमें जो रक्त था वो तेज गति के साथ, मतलब तेज प्रेशर के साथ, तेज दाब के साथ धमनियों में जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि सिकुड़ेगा तो यहाँ तो जगह नहीं रहेगी, यहाँ जो भी रक्त होगा वो सिकुड़ते एकदम से प्रेशर के साथ धमनी में जाता है। और संकुचन के समय, संकुचन को कहते हैं सिस्टोल, इस समय रक्त अत्यधिक दाब के साथ धमनियों में प्रवाहित होता है, और वो दाब तो रहता है क्या, 120। हृदय जब वापस प्रसारित होता है, प्रसरण होता है, फैलता है। क्यों? तो यह जो धमनियों में जो रक्त जाता है, इसका प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, और वो प्रेशर रहता है कितना, 80। एक बार मैं लिख लेता हूँ, थोड़ी बहुत अगर समझने में कमी रही तो एक बार और अपन चर्चा कर लेंगे। फिर आपको लिखना है, रक्त धमनियों के माध्यम से हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, अंगों तक पहुंचता है। जब भी अब एक एक लाइन लिखेंगे, अपने दिमाग में डायग्राम जरूर होना चाहिए। जैसे ये मानो हार्ट था, हृदय था, कितने कोष थे इसमें, 4 चैम्बर थे। क्यों? ये अपने धमनी का चित्र बनाया था, क्यों? तो रक्त धमनियों के माध्यम से, मतलब ये तो क्या हो गई, धमनियां हो गई। धमनियों के माध्यम से रक्त कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुँचता है।
यही बात लिखी है मैंने, रक्त धमनियों के माध्यम से हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। फिर आप लिखना पहुंचता है। जब हृदय का संकुचन होता है, जब हृदय का संकुचन होता है उसे सिस्टोल कहते हैं। हृदय के संकुचन को क्या कहते हैं? सिस्टोल। मैंने आपको बताया था कि ये हृदय संकुचित होता है, सिकुड़ता है, उसे क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। और सिकुड़ते समय रक्त अधिक दाब के साथ धमनियों में बहता है। इस समय रक्त अधिक दाब के साथ धमनियों में बहता है। यह दाब 120 होता है। हालांकि इसको 120 mm ऑफ HG बोलते हैं, लेकिन वहां तक अपने को नहीं जाना। अपने तो नॉर्मल सी ये चीज दिमाग में रख लो कि इस रक्त दाब की स्पीड कितनी होती है? 120 संकुचन के समय, सिस्टोल के समय। यहां तक बात होगी। अब इसके जस्ट विपरीत बात, जब हृदय का प्रसरण होता है, मतलब संकुचन को तो अपन ने सिस्टोल कह दिया, और प्रसरण होता है उसे क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं। डायस्टोल कहते हैं। इस समय रक्त, अब बताओ अधिक दाब से जाएगा धमनी में या कम दाब से जाएगा? संकुचन सिस्टोल कहलाया। संकुचन के समय तो तेज दाब के साथ गया क्योंकि एकदम से प्रेशर बनता है, और जब ये वापस इसका प्रसरण होता है तब कम दाब के साथ धमनियों में जाता है। उस समय रक्त कम दाब के साथ धमनियों में बहता है। यह दाब कितना होता है? 80 होता है। लगभग लिख लेते हैं अपन, फिक्स नहीं है कि 80 हो, लगभग 80 होता है। और ये संकुचन के समय कितना होता है? लगभग 120 होता है। अब रक्त दाब को किस रूप में लिखते हैं अपन? तो लास्ट एक पॉइंट और लिखता हूं इसमें। रक्त दाब को निम्न तरीके से लिखा जाता है। किस तरीके से लिखा जाता है? ऊपर तो सिस्टोल वाला बताते हैं और नीचे क्या बताते हैं? डायस्टोल वाला बताते हैं। सिस्टोल तो कितना है? 120। डायस्टोल कितना है? 80। समझ गए बात? अगर रक्त दाब के बारे में आपसे बड़ा प्रश्न पूछा जाता है तो ये सारी चीजें आपको बतानी होंगी। सबसे पहले तो रक्त दाब कहते किसे हैं? जो रक्त वाहिनियां आती हैं, रक्त नलिकाएं होती हैं, उनके दीवारों पर जो रक्त दाब डालता है उस दाब को क्या कहते हैं? रक्त दाब कहते हैं। और फिर मैंने बता दिया कि धमनियों के माध्यम से हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच गया, संकुचन हुआ, उसे सिस्टोल कहते हैं। तब रक्त अधिक दाब के साथ बहता है, मतलब 120 की स्पीड से, और जब इसका प्रसरण होता है तो उसे डायस्टोल कहते हैं, मतलब कम दाब के साथ बहता है, स्पीड लगभग 80। तो ऊपर तो सिस्टोल लिखते हैं और नीचे डायस्टोल लिखते हैं। आपको बताओ तो अपने बीपी मापने का एक यंत्र आता है, यहाँ डॉक्टर लगाता है और प्रेशर के साथ उसको पंप करता है। तो उसमें जो बीपी वाला पॉइंट आता है ना, ये दोनों आते हैं। अगर अपनी बीपी 120/80 रही, इसका मतलब अपनी नॉर्मल बीपी है। 120 से बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। 80 से कम है तो इसका मतलब लो ब्लड प्रेशर होता है। हाई बीपी, अब ये भी ध्यान रखना है कि जो बीपी मापने वाला, मतलब रक्त दाब को मापने वाला यंत्र क्या है, उसे कहते हैं स्पाइग्नोमेनोमीटर। वो लिख देते हैं अपन। अब इतना तो आप उतार लेना, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।
और उसके बाद में आगे लिखते हैं अपन। एक दो फैक्ट हैं बस वो और लिखते हैं इसमें, फिर ये रक्त दाब वाला टॉपिक है कंप्लीट। एक ये ध्यान रखोगे आप, रक्त दाब मापने का यंत्र कौन सा बताओगे? स्पाइग्नोमेनोमीटर। क्या बोलते हैं उस यंत्र को? स्पाइग्नोमेनोमीटर। फिर एक फैक्ट अपने को ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो रक्त दाब मापा गया था मनुष्य पर, तो बाद में इसका परीक्षण हुआ था, सबसे पहले रक्त दाब मापा गया था किन पर? घोड़ों पर। कब? 1733 ईस्वी में। पूछ ले आपसे कि भाई सबसे पहले रक्त दाब किसने हुए, किस पर मापा था, तो किस पर मापा था? घोड़ों पर मापा था। और कब मापा था? 1733 ईस्वी में। सबसे पहले रक्त दाब 1733, उसका नाम था स्टीफन हेल्स। 1733 ईस्वी में स्टीफन हेल्स ने घोड़ों का मापा था। मतलब सबसे पहले रक्त दाब किनका मापा गया था? घोड़ों का मापा गया था। कब? 1733 में स्टीफन हेल्स के द्वारा। और अगला एक फैक्ट, रक्त दाब को परिभाषित किसने किया? कापलन ने परिभाषित किया था 1983 में। 1983 में कापलन ने सबसे पहले रक्त दाब को परिभाषित किया। अब देखो रक्त दाब के बारे में 3 फैक्ट हो गए, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब एक तो होता है उच्च रक्तदाब, ये भी एक बीमारी है। एक होता है निम्न रक्तदाब, ये भी एक बीमारी है, जिसको अपन सामान्यतः कहते हैं हाई बीपी और लो बीपी। कईयों का लो बीपी हो जाता है तो कईयों का हाई बीपी हो जाता है। किन वजह से होता है, क्या इसके कारण होते हैं, और हाई बीपी के क्या क्या नुकसान है, लो बीपी के क्या क्या नुकसान है, इन सब की चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।